हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुनील जोशी और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड रेफर टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू वेरियस फैक्टर डिटरमिन द डिमांड। इलास्टिक डिमांड होता है जब किसी भी कमोडिटीज की जो क्वांटिटी होती है वो अफेक्टेड होती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर डिटरमिन द डिमांड। वो चीजें जो डिमांड के बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो क्वांटिटी में जो चेंज होती हैं उसकी मेजरमेंट को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में और इलास्टिक डिमांड में क्या डिफरेंस है? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ चेंजेस, मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को समझें तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है, लॉ ऑफ डिमांड से द कीपिंग अदर फैक्टर अनचेंज व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज चेंज द डिमांड इज आल्सो चेंज बट इनवर्सली। मीन्स अगर हम इससे समझें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें एक तरह का एक इनवर्स रिलेशन बताता है कि ये हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डिमांड है। अगर मैं बताता हूँ कि एक्स एक्सिस में हमारे पास क्वांटिटी है और वाई एक्सिस में मेरे पास प्राइस है, तो इफ द प्राइस इज द पी, व्हेन द प्राइस पी, तो क्वांटिटी हमारे पास होगी क्यू। एंड व्हेन द प्राइस इज फॉल, प्राइस फॉल फ्रॉम पी टू क्यू, T1, प्राइस फॉल, देन क्वांटिटी राइज फ्रॉम क्यू टू Q1। तो ये मैं बता रहा है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मैं इस तरह समझाता हूं आपको। देखिए, एक शीशा है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक दिस, कि ये हमारे पास एक, ये मेरे पास है क्वांटिटी और इधर मेरे पास है प्राइस। ओके, व्हेन द प्राइस फॉल, व्हेन द प्राइस फॉल P टू P1, तो क्वांटिटी क्या होगी? राइज जाएगी, क्वांटिटी इज राइज। When the price fall, quantity rise, and then when the price rise, quantity fall. It means जो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है वो इनवर्स रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। तो लॉ ऑफ डिमांड को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड से कीपिंग अदर फैक्टर अनचेंज, when the prices increase, demand fall, and when the price fall, demand increase. It means there is an inverse relation between the price and quantity of demand. लेकिन हमें लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है कि व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज क्वांटिटी फॉल, बट हाउ मच फॉल ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें जाना पड़ता है इलास्टिसिटी डिमांड में। तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या करता है? इलास्टिसिटी डिमांड हमें उसकी मेजरमेंट बताता है व्हेन द परसेंटेज चेंज द क्वांटिटी इज ड्यू टू परसेंटेज इज द प्राइस, या परसेंटेज द इनकम, या परसेंटेज अदर फैक्टर्स। तो लॉ इलास्टिसिटी डिमांड मींस व्हाट? Elastic demand means the measurement of change in quantity due to various factor affecting the demand. तो various factor कौन से होते हैं? देखिए समझते हैं। Law demand for a commodity is affected by a number of factors. Number of factors, बहुत सारे factors होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये नंबर फैक्टर को होते हैं चेंज इन इट्स ओन प्राइस। जो डिमांड होता है सबसे ज्यादा वो उसके अपने प्राइस से अफेक्टेड होता है, because there is an inverse relation between price and quantity of commodity keeping other factor unchanged. So change in quantity, change is own price. दूसरा होता है change in the income of the consumers. Income of consumers also affected the demand. तो जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उससे डिमांड भी चेंज होती है। जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द income of the consumer and the quantity of commodities and price of the related commodities. रिलेटेड कमोडिटीज को भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। रिलेटेड कमोडिटीज कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज। तो ये भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। इसके फर्दर और भी हो सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट है, एक्सपेक्टेशंस हैं। सो देयर आर वेरियस फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द डिमांड। तो हम इलास्टिक डिमांड को इस तरह से कह सकते हैं, हम मेजर करेंगे इलास्टिक डिमांड को। So I can write elasticity demand like this. Elasticity of demand equal to percentage in the quantity demand, measurement of percentage change in quantity demand
अपॉन में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइट। तो इलास्टिक डिमांड को कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड है किसी क्वांटिटीज की, वो अफेक्टेड हो रही है ड्यू टू वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द डिमांड। वेरियस फैक्टर्स जैसे अभी बताया था, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, कंज्यूमर्स इनकम, related commodity of the price, consumer taste, expectations, फैशन, एसेट्रा एसेट्रा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ओके, लेकिन अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं से 11th के स्टैंडर्ड की बात करूं, तो वहां पर हमारे पास जो इलास्टिक डिमांड है उसकी लिमिटेशन है, वहां पर हमारे पास सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, तो हम सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे। नाउ elastic demand is divided in the various form. ED, elastic demand, ED, E for elastic, D for demand. ED can be measured, या मैं पूरा लिखता हूँ, चलो, elasticity of demand, elasticity of demand can be measured by, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, और एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी। So there are three types of the elastic demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Price elasticity of demand means होता है change in the quantity demand due to the changes own price. Means price elastic demand में क्या होता है कि उस commodities के demand change हो रही है due to its own price. Income elasticity means होता है change in the quantity demand due to the change in the income, और cross elastic demand होता है in change in the commodity quantity due to the रेडी कमोडिटीज। ओके, तो बिकॉज हम लोग अभी रिस्ट्रिक्टेड हैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम मेजर कर सकते हैं। देयर आर थ्री वे वी मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। फर्स्ट है परसेंटेज मेथड, हाउ टू मेजर है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को, परसेंटेज मेथड। दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। और थर्ड होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ there are three way we measure the price elasticity demand. फर्स्ट है परसेंटेज मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड, और तीसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो थ्री वे वी मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो लेट्स स्टार्ट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड। इसमें न्यूमेरिक क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो देखेंगे इट इज वेरी इजी। ये 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में जरूर पूछते हैं, बहुत इजी होता है। देखिए कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट है परसेंटेज मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर परसेंटेज मेथड। नाउ फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस परसेंटेज मेथड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसको लिखेंगे ईडी, ई फॉर ई, डी फॉर डिमांड। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो ईडी इक्वल टू होता है इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके,
तो इसको हम सिंपली मेजर कर सकते हैं ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, या इसको हम एक और भी वे में कर सकते हैं, या और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस का साइन लगाएंगे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो दिस इज अ वेरी इजी वे टू मेजरमेंट द प्राइस स्लैश डिमांड। बहुत सिंपल है, हम किसी भी मेथड से हम प्राइस स्लैश डिमांड को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें एग्जाम में न्यूमेरिकल में किस क्वेश्चन में कैसा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। हियर डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एब्रीविएशन क्या है, पी फॉर इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्यू फॉर इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ओके, डेल्टा क्यू, डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंजेस, डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंजेस। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी मींस Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q। तो Q1 क्या है, Q1 इज द न्यू क्वांटिटी, Q हमारे पास है ओल्ड क्वांटिटी। तो अगर मैं इसमें से रिवर्स कर दूंगा तो मेरे पास डेल्टा Q निकल जाएगा। तो डेल्टा Q क्या है, Q1 माइनस Q, Q1 है न्यू क्वांटिटी, Q में ओल्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली डेल्टा P क्या है, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P, एंड P क्या है, P1 इज Q1 इक्वल टू व्हाट, Q1 मींस न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, एंड P1 इज न्यू प्राइस। अब जनरली एग्जाम में हमें इसमें सभी चीज दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि दे आस्क द डिटरमाइन द ईडी और हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, या हमें ईडी गिवन होता है, इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन हमें हाइड होगी, वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो इस फॉर्मूले से हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पास माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ पे इसलिए डिटरमाइन हमने प्रीफिक्स किया है बिकॉज जो इलास्टिसिटी डिमांड है प्राइस और क्वांटिटी बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम इसको माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिंपली उस नेगेटिव को हमें हटाने के लिए हमने माइनस साइन लिया हुआ है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ईडी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इलास्टिक डिमांड परसेंटेज मेथड के लिए परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेट द गिवन क्वांटिटी, मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूं। द क्वांटिटी इज Q, जो इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास है Q इज 10 एंड P इक्वल टू 4। नाउ Q1 8 and P1 equal to 5, we have to calculate ED, इलास्टिक डिमांड हमें फाइंड करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें दे रखा है क्वांटिटी 10 है, प्राइस 4 है, Q1 न्यू क्वांटिटी हमारे पास 8 है, P1 हमारे पास 5 है, ED हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक डिमांड इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। हमें ईडी फाइंड करना है, तो ईडी हमारे पास क्या है, डिटरमाइन हमें करना है। तो ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या होगा, Q1 माइनस Q, Q1 कितना है हमारे पास 8, Q कितना है 10, तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 अपॉन में डेल्टा P मींस होता है P1 माइनस P, P1 कितना है हमारे पास 5 एंड P कितना है हमारे पास 4, मल्टीप्लाई P अपॉन में Q, P इज 4, Q इज 10। नाउ ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास माइनस 2 1 4 अपॉन में 10। अब माइनस से माइनस आप क्रॉस कर दो, ठीक है, ये जगह पास 5 इज अ 4 अपॉन में 5, सो ईडी इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 4 अपॉन में 5 और 0.8। तो यहाँ पर जो इलास्टिक डिमांड है यहाँ पर वो 0.8 है। दिस इज वेरी इजी। ओके ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन में ईडी फाइंड करना था। चलिए हम एक न्यू दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें ईडी का अदरवाइज कुछ और फाइंड करना है। तो चलिए उसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज
क्वांटिटी डिमांड इज 20, प्राइस इज 4, न्यू प्राइस है हमारे पास 5, क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करना है, क्यू न्यू क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, एंड वेयर द इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0.75। ओके, इन दिस केस हमें ईडी गिवन है, तो ध्यान रखिए जब हमें ईडी दिया होता है तो उस केस में हम माइनस साइन यूज नहीं करना होता है। नाउ दिस टाइम अगेन फॉर्मूला, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, बिकॉज हमें ऑलरेडी पॉइंट माइनस दिया हुआ है, सॉरी ईडी दिया हुआ है, तो माइनस साइन आप इग्नोर करेंगे। नाउ इलास्टिक डिमांड हमें गिवन है ईडी इक्वल टू 0.75 इक्वल टू, माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का Q1 माइनस क्यू, और बिकॉज Q1 तो हमें फाइंड नहीं है तो हम चलिए यहाँ लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी P1 माइनस पी, दिस वन अपॉन में P अपॉन में Q, 4 अपॉन में 20, राइट। तो हमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 1 इंटू 1/5। इसको मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 3.75। ओके, डेल्टा क्यू हमारे पास 3.75। नाउ ये पास डेल्टा क्यू है, लेकिन हमें डेल्टा क्यू नहीं फाइंड करना था, हमें Q1 फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है Q1 नॉट द डेल्टा क्यू, because price and quantity are inversely related. When the quantity is 20, when the price was 4, अब प्राइस हमारे पास राइज हुआ है, प्राइस हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्वांटिटी फॉल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू Q1 माइनस क्यू, तो डेल्टा क्यू हमारा कितना है 3.75 इक्वल टू Q1 हमें नहीं पता, माइनस क्यू कितना है हमारे पास 20। ओके, इधर आ जाते हैं, तो Q1 इक्वल टू हमारे पास 20 minus 0.75 because negative value, see 0.75 3.75, this time it is 16.25, so this much quantity is Q1. So when the prices increase from 4 to 5 and the ED is 0.75, the consumer will buy 16.25 units. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वाला मेथड लेके चलेंगे। तो ये बहुत इजी होते हैं, आप बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला यूज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती हैं, फॉर्मूला आप पुट कीजिए और आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। एक नया क्वेश्चन करते हैं। डिमांड ऑफ गुड्स ए, डिमांड ऑफ गुड्स ए इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5, प्राइस फ्रॉम ₹4 to ₹5 पर यूनिट। ओके, जो प्राइस है वो ₹4 से राइज होकर के ₹5 हो गया है, ₹4 था, नाउ न्यू प्राइस इज ₹5। due to fall in price from ₹10 to 8. Sorry, this is a quantity, huh? The demand for commodities rise from 4 units, huh? This is 4 units. 4 units to 5 units. 5 units. When price fall from ₹10 to ₹8. तो हमें ED फाइंड करना है, तो इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला हमारे पास अगर ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज क्वांटिटी अपॉन परसेंट इन प्राइस, और हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। ओके, ED इक्वल टू परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड,
क्वांटिटी में कितनी चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज कितनी हो रही है, परसेंटेज हमारे पास 1। देखिए 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 1 यूनिट है, लेकिन परसेंटेज चेंज कितनी हो रही है, तो हमारे पास होगा 1 अपॉन में 100, ओके, इंटू 100 परसेंटेज हमारे पास हो रही है। ये इसको अभी हम एक प्रीवियस मेथड से कर लेते हैं। चलिए ईट इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। इसके मैं उसके लिए आपको एक दूसरा क्वेश्चन बता दूंगा। राइट नाउ हम इसको इसी तरह कर लेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो क्वांटिटी में चेंज कितनी हो रही है, 1। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 2, 8 माइनस 2 माइनस 2 इंटू पी कितना था हमारे पास, पी हमारे पास था 10 और क्वांटिटी कितनी थी वहां पर 4। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 8 और इक्वल टू 1.25। सो न्यू इलास्टिक डिमांड इज 1.25। तो इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन द इलास्टिक डिमांड। और अगर हम इसको सिंपल दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, परसेंटेज मेथड से, यानी इस मेथड से, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, लेट में अगर आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा आंसर, देखिए 5 माइनस 4 अपॉन में 4, परसेंट चेंज कितनी है, चीज हमारे पास है 5 माइनस 4 1, जैसे मैंने आपको बताया था 5 माइनस 4 अपॉन 1 अपॉन में 4, यानी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, तो आप इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 25%। तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी हमारे पास कितनी आई है, 25%। परसेंटेज में प्राइस कैसा है, तो प्राइस में आप परसेंटेज चेंज निकालिए, तो कितना हमारे पास 8 माइनस 10 यानी 2 अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी प्राइस कितना हमारे पास 10 इंटू 100, ये चेंज हमारे पास आती है 20%। तो अगेन हमारे पास परसेंटेज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज प्राइस, परसेंटेज इन क्वांटिटी कितना है 25%, परसेंट प्राइस कितना है 20%, आंसर इज 1.25 अगेन। तो ईडी हमारे पास आएगा 1.25। तो इट इज सेम रिजल्ट। नाउ सेकंड मेथड हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिक डिमांड बाय द ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वहां पर हम इलास्टिक को मेजर करने के लिए सिंपली डायग्राम के थ्रू इलास्टिक को मेजर करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ज्योमेट्रिक मेथड। पहला मेथड में बताया था आपको परसेंटेज चेंज मेथड, दूसरा हमारे पास रहेगा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड मेजरमेंट इलास्टिक डिमांड। तो ज्योमेट्रिक मेथड के लिए हम जो इलास्टिक डिमांड को मेजर करते हैं उसका फॉर्मूला होता है इलास्टिक डिमांड इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, बहुत इजी है। इसको जब इजीली हम मेजर करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड से, तो ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। रिमेंबर यहाँ पर भी हम प्राइस इलास्टिक डिमांड को ही मेजर कर रहे हैं, इनकम इलास्टिक डिमांड और क्रॉस इलास्टिक डिमांड को मेजर नहीं कर रहे हैं। तो ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो क्या करना है यहाँ पे, हमने एक डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में प्राइस है एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास है क्वांटिटी, और एक इलास्टिक डिमांड ड्रॉ करते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस को टेंजेंट करेगा। तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम इसको नेम देते हैं ए बी। तो ए बी एक डिमांड कर्व है जो एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और इसको एक सेंटर पॉइंट हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट ये हमारे पास एक सेंटर मिड पॉइंट है जो ए और बी को जस्ट इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं सी पॉइंट। तो इसमें हो जाएगा ए सी एंड सी बी, राइट। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है सी पॉइंट जो ए और बी लाइन को जस्ट इक्वली दो पार्ट में डिवीजन कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो पार्ट हो गए, एक सी बी हो जाएगा, इसे बोलेंगे लोअर सेगमेंट और इसे बोलेंगे अपर सेगमेंट। ये हमारे पास लोअर सेगमेंट और ये हमारे पास अपर सेगमेंट, राइट। सो बिकॉज ए और बी ये हमारे 90 डिग्री एंगल है और सी हमारे पास ए और बी को जस्ट इक्वल डिवीजन कर रहा है, तो इस तरह से हम अगर एक सी पॉइंट पर हम इलास्टिक मेजर करते हैं तो हमारे पास आएगा ईडी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है सी बी, लोअर सेगमेंट पर सी बी,
और अपर सेगमेंट क्या है, सी ए। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पे इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 है, तो एट द पॉइंट ऑफ सी हम कहेंगे, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ए बी और यहाँ पास है सी। तो लोअर सेगमेंट ये है, अपर सेगमेंट ये है, तो सी पॉइंट पे ईडी कितना है हमारे पास 1, ईडी इक्वल टू 1। 1 क्यों आया है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल पार्ट में है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के अदरवाइज मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एंड डिस्टेंस अपॉन में अपर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सी बी एंड डिस्टेंस बिटवीन द सी ए, बिकॉज इक्वल है, इक्वल बिकॉज सी मिड पॉइंट है हमारे पास, सी क्या है, मिड पॉइंट है, यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो ये जस्ट इक्वल हाफ डिवीजन किया, तो हम कैसे कहेंगे 45/45, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। चलिए एक और पॉइंट हम लेते करते हैं, इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक एट द पॉइंट ऑफ द डी। अब ईडी पर डी पॉइंट पर हमारे पास इलास्टिक कितनी होगी, तो डी पॉइंट पर जाएगा ईडी एट पॉइंट डी, इलास्टिक एट पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पे हम करेंगे लोअर सेगमेंट में हमारे पास क्या है, डी बी अपॉन, और अपर सेगमेंट हमारे पास क्या आएगा, एडी। तो डिस्टेंस हमें लेना है, जिस भी पॉइंट को हम मेजर करेंगे तो उसका हम डिस्टेंस लेंगे। लोअर सेगमेंट हमारे पास क्या है, डीबी, तो यहाँ पर डीबी हमारे पास लोअर सेगमेंट, तो अपर सेगमेंट क्या आएगा हमारे पास, ये एबी, सॉरी एडी, तो हमारे पास क्या आएगा अपॉन में एडी। तो सिंपली हमारे पास जो लोअर सेगमेंट है हमारे पास लोअर है, अपर लोअर सेगमेंट हमारे पास जो है वो कम है, अपर सेगमेंट हमारे पास ज्यादा है, राइट ना। आप कुछ भी ले लीजिए, बिकॉज सी हमारे पास 45 पॉइंट है, तो ये नीचे कम होता रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ईडी हमारे पास कितना आएगा, लेस देन 1। ईडी हमारे पास कितना आएगा, लेस देन, बिकॉज मैं इसको कर मेजर करूंगा, इसकी कुछ भी आप वैल्यू रख लो, लाइक इसको 30 लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5, यानी कि लेस देन 1। तो यहाँ पे ईडी कितने आएगा हमारे पास, लेस देन 1, लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं, एट पॉइंट ई, तो ई को नहीं आते, इसको मैं और नहीं लिखता हूं, इसको एस देता हूं, एस पॉइंट पर। तो एस पॉइंट पे क्या, लोअर सेगमेंट का एच बी और अपर सेगमेंट आएगा एच ए, ईडी एट पॉइंट एच। तो ये का लोअर सेगमेंट है एच बी, अपर सेगमेंट है एच ए। तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट पास ज्यादा है, अपर सेगमेंट कम है, लेट इसको मैं लेता हूँ 60 और इसको लेता हूँ मैं बचा हुआ 30 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास 90 है, तो इसका अमाउंट कितना है हमारे पास, ईडी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखिए ईडी, तो ये हमारे पास है ईडी लेस देन 1, यहाँ पे जाएगा ईडी ग्रेटर देन 1। ओके, एट द पॉइंट बी, बी पॉइंट अगर मेजर करेंगे तो बी पॉइंट मेरे पास ईडी कितना जाएगा, बी बी इटसेल्फ, और अपर सेगमेंट कितना आएगा ए, तो यहाँ पे ईडी कितनी आएगी 0, और यहाँ पे ईडी कितनी आएगी इंफिनिटी। क्लियर है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इलास्टिक डिमांड है उसकी 5 डिग्रीज होती हैं, यूनिट इलास्टिसिटी, मोर देन यूनिट, इन्फिनिटी, लेस यूनिट एंड जीरो इलास्टिसिटी। तो इसको हम और कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर कर लेते हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर देयर आर द 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर आर द 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट हमारे पास है ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी। दूसरा है ईडी इज ग्रेटर देन 1। थर्ड, ईडी इक्वल टू 1, यानी यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 and elasticity demand equal to 0. ED equal to infinity, greater than elasticity,
या इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक इलास्टिक डिमांड। यहाँ पास है यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड। यहाँ पास है इन इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक। और यहाँ पास है जीरो जीरो इलास्टिक डिमांड। जो भी नेसेसरी गुड्स होती हैं, जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, उनकी इलास्टिक जनरली इन इलास्टिक होती है। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, जिनके बहुत सब्सिट्यूट होते हैं, जनरली उनकी इलास्टिक डिमांड होती है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे? तो देखिए, जब मैं आपको ईडी से मेजर करता हूँ इलास्टिक डिमांड, अगर मैं बात करता हूँ इन्फिनिटी की, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो डायग्रामेटिक कैसे ड्रॉ करेंगे? ये बहुत सिंपल है। वाई एक्सिस में हमने लिए हैं प्राइस एंड एक्स में हमने लिया है क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी। और ये मेरे पास इलास्टिक डिमांड है ईडी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। व्हेन द प्राइस पी, क्वांटिटी इज क्यू। व्हेन द प्राइस रिमेन पी, क्वांटिटी इज Q1, Q2. It means at the given price, any number of quantity can be buy, but slightly change the price, quantity become zero. तो इस केस में इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इलास्टिक डिमांड वो होती है, हमारे पास इन्फिनिटी तब होती है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिक डिमांड इज इन्फिनिटी व्हेन द स्लाइटली चेंज द डिमांड, स्लाइटली चेंज द प्राइस, डिमांड बिकम जीरो। जब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उससे डिमांड जीरो हो जाती है। तो ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं परफेक्टली इन लास्ट इन्फिनिटी डिमांड, डिमांड इज इन्फिनिटी। तो कौन सी गुड्स होती हैं जो जिनकी डिमांड इन्फिनिटी होती है? जिनके बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं। किसी भी गुड्स के अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो उसकी डिमांड इन्फिनिटी होगी। ओके क्योंकि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी गुड्स की ओर, तो इजीली वो शिफ्ट हो सकता है। अगर किसी गुड्स के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट हैं या कंज्यूमर उस गुड्स के लिए हैबिचुअल नहीं है, राइट, तो ऐसे केस में उसकी डिमांड क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। मींस प्राइस में स्लाइटली चेंज होने से कंज्यूमर उसकी डिमांड को जीरो कर देगा, लेकिन गिवन प्राइस वो कितनी भी क्वांटिटी को डिमांड कर सकता है। तो इन दिस केस द डिमांड कॉल इन्फिनिटी डिमांड। और इस केस में डिमांड का क्या होगा? दैट इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दूसरा होता है ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। सेकंड इज इलास्टिक डिमांड या ग्रेटर देन यूनिटरी। In this case, demand is a downward slope, but little flatter, little bit flatter. Okay, in this case, price and this is the quantity. तो देखिए, when the price P, quantity is Q. When the price change, quantity also change. Price fall from P to P1, the quantity is increased from Q to Q1. तो इस केस में ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पे ED मेरे पास कितना है? ED is greater than 1. तो it is in this case percentage change in the quantity is greater than percent change in the price. तो मैं इसके भेजता हूँ when percentage change change in quantity is greater than percentage change in price. In such case demand is greater than unit. उस केसेस में वो ग्रेटर देन 1 होता है। मींस प्राइस में थोड़ा चेंज होता है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होती है। प्राइस थोड़ा चेंज राइज होता है तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और प्राइस में थोड़ा सा कमी होती है तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में जो डिमांड का होता है वो फ्लैटर होता है, डाउनवर्ड स्लोप होगा, लेकिन वो फ्लैटर होगा। तो ऐसे केसेस में इसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जो क्वांटिटी में जो चेंजेस होती हैं उसकी प्राइस के कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं इलास्टिक ग्रेटर देन 1। डायग्रामेटिकली ऐसे होगा। थर्ड हमारे पास है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यूनिट इलास्टिक डिमांड को डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, यूनिट इलास्टिक डिमांड, now in this case again in the y-axis price and the x-axis quantity, और ये हमारे पास है डिमांड, dd is the demand curve. Now the price is P, quantity is Q. When the prices change,
फ्रॉम P to P1, क्वांटिटी आल्सो चेंज फ्रॉम Q to Q1। तो प्राइस में जितना चेंजेस हो रहा है क्वांटिटी में भी उतना ही चेंजेस हो रहा है। प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, प्राइस फ्रॉम P to P1, क्वांटिटी Q to Q1, तो इन दैट केस ED इक्वल टू 1। कैसे मेजर करेंगे? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 1। ओके, और या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी में चेंजेस और प्राइस में चेंजेस की जो मेजरमेंट है वो इक्वल होती है तो उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारे पास जितनी क्वांटिटी में चेंज होती हैं, जितनी प्राइस में चेंज होती हैं, क्वांटिटी में भी उतनी ही चेंजेस होती हैं। यहाँ पर कंज्यूमर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रिमेन इक्वल रहता है। कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करता है, उसका एक्सपेंडिचर उतना ही होता है, उतना ही एक्सपेंडिचर को वो मेंटेन करता है। जब प्राइस राइज होंगे तो क्वांटिटी को उतना ही कम कर देगा, जब प्राइस फॉल होंगे तो क्वांटिटी को उतना ही राइज कर देगा। इन दैट केस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन सेम। इन दिस केस दिस नोन एज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट वन इज द इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी नेसेसरी कमोडिटीज होती हैं उनकी डिमांड जनरली इनइलास्टिक होती हैं। जनरली क्या होता है, कंज्यूमर ऐसी कमोडिटीज को प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। लेकिन जो नेसेसरी कमोडिटीज होती हैं उस केस में कंज्यूमर क्या करता है, अपनी उन कमोडिटीज के ऊपर एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, लेकिन क्वांटिटी को भी थोड़ा सा मैनेज कर देता है। तो अगर इनइलास्टिक डिमांड की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे इसको ईडी कैसे आएगा, यहाँ पे जो इलास्टिक डिमांड का जो फ्लो होता है वो लिटिल बिट स्टीपर होता है, ये स्टीपर होगा, देखिए दिस वे। ओके, now this is the DD demand curve, y x, this is price, this is quantity. When the price P, quantity is Q, price P, quantity is Q, and then when the price change from P to P1, quantity also change from Q to Q1। प्राइस में चेंजेस ज्यादा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस थोड़ा सा होता है। The more change in the price but slightly change in the quantity, quantity change little less than the change in the price। तो यहाँ पर इलास्टिक डिमांड क्या होगा, in this case ED is less than 1। So how do we measure? When the percentage change in quantity is less than percentage change in price। प्राइस चेंज मोर, क्वांटिटी चेंज लेस। तो प्रोपोर्शनेटली जो क्वांटिटी में चेंज होती हैं वो प्राइस के प्रोपोर्शनेटली कम चेंज होती हैं। अगर प्राइस ज्यादा प्राइस होते हैं तो क्वांटिटी कम फॉल होती है, प्राइस ज्यादा फॉल होते हैं क्वांटिटी राइज तो होती है, लेकिन प्रोपोर्शनेट ऑफ द कमोडिटीज कम चेंज होती हैं। जनरली इन कमोडिटीज के ऊपर सब्स्टिट्यूट बहुत कम होते हैं, रेट कमोडिटीज यहाँ पे कम होती हैं। नॉर्मली इन कमोडिटीज के ऊपर कंज्यूमर डिपेंडेंट होता है। इन दिस केस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और लास्ट हमारे पास होता है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इलास्टिक डिमांड कमोडिटीज जनरली वो कमोडिटीज होती हैं जिनके ऊपर या तो हम अपनी इनकम का बहुत स्मॉल पार्ट स्पेंड करते हैं या जिन कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जीरो इलास्टिक के केस में कौन सा होगा, यहाँ पे डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द y एक्सिस, डिमांड कर्व इन द y एक्सिस p, यहाँ पे x y, x में हमने लिया है क्वांटिटी, y में हमने लिए हैं प्राइस। When the price is P, quantity is Q. When the price rise from P to P1, quantity remain Q. And then when the price fall from P to P2, and quantity again same. In that case, ED equal to 0. तो हम ऐसे कह सकते हैं इलास्टिक डिमांड जीरो कहां पे होगा, when percentage change in quantity demand 0
या अनचेंज ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सॉल्ट को कंजम्पशन कर रहा है, तो व्हेन द प्राइस, नॉर्मली कंज्यूमर अपना जो कंजम्पशन है उसका 1 kg पर मंथ है। ओके, किसी कंज्यूमर हाउस होल्ड का जो सॉल्ट का जो डिमांड है 1 kg पर मंथ है। तो व्हेन द प्राइस इज पी, तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है सॉल्ट की? 1 kg। अब लेट द प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज इंक्रीज फ्रॉम 20 to 25, तो क्या करेगा वो? अपनी क्वांटिटी को रिटेन रखेगा 1 kg ही, वो अपने प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी को कम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर उसके सॉल्ट के प्राइस कम हो जाते हैं, 20 रुपीज से 15 रुपीज पर केजी जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सॉल्ट को ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू करते, अगेन द क्वांटिटी रिमेन 1 kg। तो इन दैट केस जहां पर कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं, या कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत स्मॉल पार्ट किसी कमोडिटीज पे स्पेंड करता है, एग्जांपल के लिए मैच बॉक्स है या पेन है या बटन है, या इस तरह की बहुत छोटी कमोडिटीज होती हैं, या टूथपेस्ट है, इन दैट केस कंज्यूमर अपनी इनकम का स्मॉल पार्ट उस पर स्पेंड करता है। तो व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज, अगर मान लो कि एक मैच बॉक्स है जो 1 पीस की आती है, अगर मान लो कि उसके प्राइस 1 पीस से 1 पीस 50 पैसे जाते हैं, यानी 50% इंक्रीज, प्राइस 50% इंक्रीज, तो कंज्यूमर ऐसा नहीं करता इसकी कंजम्पशन कम करते, ही कंज्यूमर रिमेन द डिमांड ऑफ द से। अगर उसका जो मंथली डिमांड है मैच बॉक्स का वो 5 बॉक्सेस है, तो 5 बॉक्स पे वो कितना स्पेंड करता है? 5 रुपीज। अब कितना करेगा? 7.5 रुपीज, 50% इंक्रीज। तो द कंज्यूमर कंटिन्यूअसली डिमांड द सेम क्वांटिटी बिकॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सच कमोडिटी रिमेन द वेरी स्मॉल। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड की वैल्यू 0 है। तो अगेन मैं सभी इलास्टिक डिमांड को एक बार से आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। दैट इज ऑन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड के लिए क्या होगा? देखिए, इंफिनिटी में क्या होगा? इंफिनिटी के अंदर डिमांड का क्या होगा? एक्सेस के पैरेलल में होगा, जिस डिमांड को एक्सेस के पैरेलल में, तो प्राइस में कुछ भी चेंजेस होने से क्वांटिटी जो है वो 0 हो जाएगी, एंड गिवन प्राइस के ऊपर हम कितनी भी क्वांटिटी को कंजम्पशन कर सकते हैं। यहाँ पे ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, ईडी इंफिनिटी। यूनिट ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड के अंदर डिमांड का फ्लैटर होगा कंपैरेटिवली, लेकिन डाउनवर्ड स्लोप है, तो यहाँ पे प्राइस में थोड़ा चेंजेस, क्वांटिटी में उससे कंपेरेटिवली ज्यादा चेंजेस, प्राइस में स्लाइटली चेंज, क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस, P टू P1, क्वांटिटी Q टू Q1। यूनिट इलास्टिक केसेस में क्या होगा? प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इक्वल रिलेशन होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होगा, जितना प्राइस में चेंजेस उतना ही क्वांटिटी में चेंजेस, इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, P टू P1, क्वांटिटी Q टू Q1। इनइलास्टिक डिमांड में स्टीपर होगा, डिमांड का स्टीपर होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में ज्यादा चेंज होगा, प्राइस चेंज मोर, क्वांटिटी से स्मॉल, प्राइस मोर, क्वांटिटी स्मॉल, प्राइस P टू P1, क्वांटिटी Q टू Q1। ED is less than 1, ED is greater than 1, ED is less than 1, और जीरो इलास्टिक केस में डिमांड को इज पैरेलल टू द y axis, डिमांड को पैरेलल टू y axis, ED is 0। Whatever the price, quantity remain the same. So in this case, these are the 5 degree of the elasticity of demand. Now, total expenditure मेथड के अंदर क्या करते हैं? वहां पर भी टोटल एक्सपेंडिचर में कंज्यूमर अपने टोटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करता है। बेसिकली डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड से ही ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कवर हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज इन द प्राइस। तो इफ द चेंज इन द क्वांटिटी, कंज्यूमर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होता है, तो वो रिमेन सेम रहेगा। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर मेजर करेंगे, तो ऐसे केस में होगा टोटल एक्सपेंस मेथड में बेसिकली अभी सिलेबस में नहीं है टोटल एक्सपेंस मेथड, इसलिए मैं आपको इसको लास्ट में करा रहा हूँ, अभी सिलेबस से आउट हो गया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी देयर आर अगेन द 5 वे। सी दिस द प्राइस, दिस द क्वांटिटी। ओके, व्हेन द प्राइस टू कंज्यूमर इज डिमांड 10, तो कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20। ओके, नाउ लेट द प्राइस इज राइज 2 to 5, तो कंज्यूमर ने क्या किया? अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया,
प्राइस राइज क्वांटिटी फॉल, बट टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 20। ओके, प्राइस राइज क्वांटिटी फॉल बट कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो यहाँ पे ईडी कितना देगा, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1। तो when the change in the price the consumer total expenditure remains same, in that case ED is 1, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था डायग्राम में यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर परसेंटेज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज इन चेंज इन द प्राइस, बट कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, इन दैट केस ED इक्वल टू 1। दूसरा, let the price to quantity is 10, so total expenditure 20, when the price rise 5, तो कंज्यूमर अपने क्वांटिटी को क्या किया, अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया, नाउ दिस टाइम इज 6, प्राइस राइज क्वांटिटी फॉल बट टोटल एक्सपेंडिचर 30। देखिए यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, 20 से 20 रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, जब प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी फॉल, ड्रॉप डिमांड तो ऑपरेट हो रहा है, बट यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिक डिमांड इज द ईडी इज लेस देन 1, it is less than 1, it means the consumer is highly dependent on this commodity। जब प्राइस राइज हुआ तो अपने क्वांटिटी कम कर रहा है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर इसमें राइज हो गया। थर्ड हमारे पास है प्राइस टू total quantity 10, total expenditure is 20, when the price rise 2 to 5, quantity fall, in this case total expenditure is 15, in this case price rise total expenditure fall, तो यहाँ पे क्या है, ईडी इज इलास्टिक ग्रेटर देन 1। अब मैं इसको एक और दूसरे तरह से बताता हूँ, अगर आपके टोटल एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगी तो ईडी 1 होगा। when the your price and total expense goes in same direction, देखिए जिस डायरेक्शन में आपका प्राइस जा रहा है, प्राइस राइज एक्सपेंस राइज, प्राइस फॉल एक्सपेंस फॉल, तो ईडी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एंड when the price and total expense goes in opposite direction, यहाँ पे प्राइस राइज एक्सपेंडिचर फॉल, प्राइस फॉल एक्सपेंडिचर राइज, मींस प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ईडी कितना हो जाएगा, ग्रेटर इलास्टिक हो जाएगी। तो ये तीसरे हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो ईडी की यहाँ पर टोटल इलास्टिसिटी इस वे में आपको मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं आपको तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो प्लीज थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तो प्लीज विदाउट एनी हेस्टेज प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के अपना जो डाउट्स है उसको बताइएगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। आज मैंने सिर्फ उसमें कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, एक दो। एक नए चैनल नए वीडियो के अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।